तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए फरमान ऊपर पहुंचे, जहां लाउंज उपतर हालत में मौजूद था। कोई एक चीज भी ठिकाने पर नहीं थी, सब कुछ टूटा बिखरा सा पड़ा था। वहीं वो भी सेंटर में से टेक लगाए नीचे कारपेट पर बैठा दिखाई दिया। उसकी हालत इन साजो सामान से मुख्तलिफ नहीं थी। दारियान उसके करीब बैठते हुए फरमान ने उसे सर पर हाथ रखते हुए नरमी से पुकारा, जिसने सर झुकाए दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रखा था। दारियान मुझे देखो। फरमान ने उसके चेहरे से हाथ हटा दिए थे, जहां पथरीले तासरात सजे थे, लेकिन नम आंखों में सुर्ख डोरे काफी वाज़ेह थे। थक गया हूँ मैं फरमान भाई, बहुत थक गया हूँ। इसकी हल्की सी आवाज में भी टूटे कांच की किरचियां शामिल थी। फरमान को पर मुश्किल ही उसकी आवाज सुनाई दी। उसकी यादें क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। पैरों के करीब गिरा कुलदान उठाकर उसने पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर दे मारा। वो जब्त की इंतहा पर था, निगाहों में जैसे शोलों की लपक थी। एक बेनाम सी अज़ियत उसके पूरे वजूद में सरायत कर रही थी। बस न चलता था कि खुद को ही खत्म कर डाले, क्योंकि तुम उससे पीछा छुड़वाना ही नहीं चाहते। तुम उस इन तकलीफते यादों को भूलना ही नहीं चाहते हो। उसने सबसे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ फरमान को देखा, जो हमेशा की तरह उसे नरमी से समझाने के बजाय आज उस पर बरहम थे। और वो गलत भी तो नहीं थे। उसने कुछ कहने के बजाय आंख के गीले किनारों को हाथ की पुश से साफ किया, फिर उठकर खड़ा हुआ। अपनी किस्मत से शिकवा के ना हो तुम। फरमान की बात ने उसके कदम जकड़ लिए। मुड़कर उनकी निगाहों में देखा, जहां तासुफ था। शिकवा के ना? अगर शिकवा के ना होता तो आज जहां होता? दारियान की नीली निगाहों में फरमान के लिए शिकवा था। क्या वो इतनी सी बात थी जो वो आसानी से भुला बैठता? अल्लाह की रजा में राजी हो, उसके फैसलों को मान लिया है, लेकिन एक अरसा उसके साथ गुजारे हैं। कभी भूले भटके उसकी याद आ जाती है तो खुद को रोक नहीं पाता उसे याद करने से। क्या था उसके लहजे में? असियत, कुर्ब, शिकस्त। फरमान को वो आज बहुत टूटा बिखरा सा लगा। कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ, फरमान को लापितना सोचों के सुपुर्द करके सपार से लहजे में कहते हुए वो अपने रूम में चला गया था। भूली भटकी याद ज़ेरे लब बरबराती हुई फरमान ने एक नज़र पूरे लाउंज पर डाली, जहां दिल भी क्रॉस ने अपने अंदर का इस्तराब निकाला था, जो उनके लिए कोई नई और अनोखी बात नहीं थी। अल्लाह इसे सब्र दे। गहरी सांस भरकर एक अफसोस सी नजर उसके बंद दरवाजे पर डालते हुए वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। चेहरे पे अजहर संजीदगी और दारियान की जानिब से फिक्रमंदी थी। तहीर से आंखें फैलाई वो सारे कमरे में देख रहा था, जहां किसी ज़ेर रूह के मौजूद होने का इम्कान तक न था। वो उसका वहम नहीं था, हो भी नहीं सकता था। पिछली बार की तरह वो सिर्फ झलक दिखलाकर गायब नहीं हुआ था, बल्कि इस बार उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे जोमाना अल्फाज में कहकर गया था, और कहने से ज्यादा समझाकर गया था कि बरीजे से दूर रहें, बरीजे से दूर। आशिर के सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो रही थी, यानी वो झूठ नहीं कह रही थी। वो उसके सामने जाहिर होता था, उससे बातें किया करता था। ओह गॉड, इसके एहसास मजबूत थे। जब भी एक जिनसात से हम कलाम होने और उसकी अपनी आंखों के सामने होने से भी चीखा चिल्लाया नहीं था, लेकिन उसका दिल अब इतना मजबूत भी नहीं था। खौफ तो उसके दिल में अपनी जगह बना चुका था। दोनों हाथों को गोद में रखे वो लब कुचलते हुए एतराफ में देख रही थी। अबीर की आलीशान सी स्टडी में ऊंचे रैक्स में दुनिया जहां की किताबें सजी हुई थी, जिनके साथ साथ कुछ एंटीक पीसेस भी इन रूम की शान बढ़ा रहे थे। वो इसके सामने आकर रॉकिंग चेयर पर बैठा। दोनों के दरमियान बड़ी सी शीशे की मेज पड़ी थी। अब तफसील से बताओ, मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाथ को बाहम सा मिलाकर मेज पे रखे वो पूरी तरह उसके जानिब मुतवज्जा होते हुए उसे पजल कर गया था। अब तो इस बात का जिक्र करते हुए भी खुफ्त का एहसास होता था कि उसकी बात को समझे बिना ही सामने वाला उसे पागल करार देता था। मैं जानता हूँ रेशम कि किस तरह तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा फिक्रमंद हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर ये खन्नास कहाँ से भरा है।
آپ کہنا کر چاہتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں صرف وہی اس طرح کی سچویشن کو فیس کرتے ہیں؟ اس کے چہرے پر خفگی چھا گئی تھی۔ سم ٹائمز لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پاتے۔ کچھ لوگ صرف وقتی گزارا اور انجوائمنٹ کے لیے کہانیاں پڑھتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ان کہانیوں میں اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ کئی دن تک اس کے شہر سے نہیں نکل پاتے۔ چلتے پھرتے سوتے جاگتے وہ ان کہانیوں کے کرداروں کو اپنے آس پاس محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کہانیوں کے کرداروں کی فیملیز، ان کی ٹریجڈی، ان کے جذبات، وہ سب ان پڑھنے والوں پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم کتابیں نہیں پڑھتی تو پھر ایک جنسات کی کہانی تمہارے ذہن پر کیسے اثر کر رہی ہے؟ بریزے اس کی پھر سے یقین نہ کرنے پر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہتے کہتے ایک دم سے رک گئی۔ وہ سیاہ لباس والا شخص عبیر کی پشت پر کھڑا تھا، بڑی سی دیوار گیر سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے مطمئن سا بریزے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کہانی بنا کر پیش کر رہی ہوں؟ وہ بدستور عبیر کے پیچھے اس شخص کو دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور اس کے علاوہ میں کیا سمجھوں؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو بریزے۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ اسے دیکھنے کے بجائے اس کے پیچھے کیوں دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے نظروں کا تعاقب کیے بنا اس نے اسے ٹوکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے ساختہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بے ارادہ سی نگاہ دوبارہ اس جانب اٹھی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ عبیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہیلوسینیشن آر ٹپیکلی سائیکوسس ریلیٹڈ ڈسارڈر، یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں کوئی شخص کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے آس پاس کے ایسے کچھ مناظر یا لوگ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو انسان اپنے ہاتھوں سے ایسا کچھ محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے جو صرف اس کا تصور ہوتا ہے۔ اسے نظر کا دھوکہ یا فریب نظر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صرف اسٹریس، منفی سوچوں اور ٹراما۔ بریزے نے پلکیں گرا لی تھی، دل میں بہت آہستہ سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کوئی اسے سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کتابیں نہیں پڑھتی۔ میں نے سپر نیچرل اور سائنس فکشن بیسڈ کئی ایسے ڈرامے اور موویز دیکھے تھے جن میں یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ وہ ایک دم کو پیچھے کو ہوتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں بریزے، اس ناطے تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو اپنے دماغ میں جگہ مت دو۔ تم ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، تمہارے اندر اتنی سینس ہونی چاہیے کہ تم آئندہ اس قسم کی بے وقوفانہ باتیں نہ کرو۔ حویلی میں سب تمہیں لے کر بہت فکر مند ہیں، ہم سب تمہاری بہت پرواہ کرتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہمیں تم سے بیزاریت محسوس ہو رہی ہے، ہم جان بوجھ کر تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہو اور ہم سب غلط ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم صرف فہم یا اندازے کے بنیاد پر بات نہ کرو۔ ثبوت کے بغیر کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اس دنیا میں جنات کی موجودگی سے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن سم ٹائمز جیسے لوگ یہ جناتی مسائل اور سحر وغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بس مینٹل ہیلتھ ڈسارڈرز کی کوئی قسم ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے دماغ کو مثبت کاموں کی طرف لگاؤ گے تو تم دیکھنا تمہیں خود چینج محسوس ہوگا اور تم پرسکون اور مطمئن بھی رہو گی۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ تم آگے ایڈمیشن لے رہی ہو، یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ میں تو پہلے بھی تمہاری پڑھائی ادھوری چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ نرم سے اسے سمجھا رہا تھا۔ بریزے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اسے، کہیں وہ اس کی آنکھوں کی نمی کو نہ دیکھ لے، جبکہ دل شکووں اور غم سے بھرتا جا رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی، پلکوں کی جھالر کو نم کرتی کچھ آنسو بے ترتیب سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ آج اسے اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے اتنی کلوز نہیں تھی، نہ ہی کسی کو اس قابل سمجھا تھا کہ اپنا حال دل اس کے ساتھ بانٹ سکتی۔ اپنے سارے دکھوں، سارے غموں کو اس نے ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا تھا، کسی کو بھی بھنک نہیں لگنے دی تھی کہ کون سا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔
آج وہ خود پر ضبط نہیں کر پائی تھی. آج دل خاموشی سے نہیں ٹوٹا تھا. اس کے ٹوٹنے کی بادکش اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی. اس بار معاملہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی ناقدری پر وہ کچھ دن رو دھو کر پھر سے نارمل ہو جاتی. یہ زخم تو دل پر بڑھتا ہی جا رہا تھا. ایک جانی پہچانی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر دیکھا. جہاں پیٹ کے پانٹے کی طرف وہ اسے بیٹھا دکھائی دیا. ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی. وہ لب بیچے اس کے آنسو کو دیکھ رہا تھا. بریزے کا غم اس کے دل اور ذہن پر اس قدر حاوی تھا کہ اسے سامنے بیٹھے وجود سے کسی قسم کا کوئی خوف ہی محسوس نہیں ہوا تھا. وہ بنا حرکت کیے اس طرح پیروں کے گرد بازو لپیٹے پیچھے کو سر ٹکائے بھیگی سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر اس کا قرب صاف دکھائی دے رہا تھا. کیا ہوا ہے بریزے؟ وہ جب بولا تو اس کی بھاری لہجے میں نرمی کا تاثر تھا، وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. وہ خالی سے لہجے میں بولی، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا کہ تم مجھے دکھائی دیتے ہو. میرا وہم نہیں ہو؟ کسی کو یقین دلانا ضروری ہے؟ سب مجھے پاگل سمجھنے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دماغی بیماری لاحق ہو چکی ہے. تم ان کی باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہو؟ میں اور کیا کروں؟ ان کی باتیں میرا دل دکھاتی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے کسی تلخ اور زہریلی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خود کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. جس کا دل دھڑکتا ہے اسے اچھی بری دونوں باتیں افیکٹ کرتی ہیں. میں ہمیشہ اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ میں ایک ناکام لڑکی ہوں جسے کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس حویلی میں صرف ہم دو لڑکیاں ہیں اور بچپن سے ہم دونوں کے درمیان موازنہ ہوتا آیا ہے. وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، سب سے بیسٹ، اور دوسری طرف میں ہوں ہر چیز میں زیرو. مجھے ہمیشہ سے یہی کہا گیا تھا کہ تمہیں اپنی بہن جیسا بننا چاہیے، اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. میں اس کے جیسی نہیں ہوں فاطم، نہ میں اس کی جیسی بننا چاہتی ہوں. سب کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. یہ بات میرے گھر والوں کو کبھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. وہ اسے دیکھے بنا کھوئے بھیگے لہجے میں کہے جا رہی تھی اور وہ دم سادے ٹرانس کی کیفیت میں اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا. وہ اس کے سحر میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا. مجھے ریشام سے کوئی حسد، کوئی بغض نہیں. وہ میری کزن ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن میرے گھر والوں کے رویوں کی وجہ سے میں اس سے دور ہوتی چلی گئی. میری کوئی بہن نہیں ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ میں ریشام کو اپنی دوست بنا لوں، اپنے دل کی ساری باتیں اسے شیئر کروں، لیکن وہ اپنے ہی کاموں میں گھری رہتی تھی. اسے فارغ بیٹھنا پسند ہی نہیں تھا. یا تو عبیر بھائی کی اسٹڈی میں بیٹھ کر گھنٹوں تک کتابیں پڑھتی رہتی تھی، یا پھر کچن میں کوئی نئی ڈش ٹرائی کر رہی ہوتی تھی. ایسا کون سا کام تھا جو اسے پسند نہیں تھا؟ اس کے برعکس میری نیچر بالکل ہی مختلف تھی. میں کسی کام کو شوقیہ کرنے لگتی بھی تو تھوڑے سے عرصے میں ہی مجھے اس سے بیزاریت ہو جاتی تھی. مجھے نہیں معلوم میری یہ عادت کیوں اور کیسے پڑی، لیکن یہ آج بھی میرے ساتھ ہے. آج بھی میں پہلے کی طرح ہوں، ناکام، اور وہ جو پہلے کی طرح ہے، پرفیکٹ. کبھی کسی نے کھل کر مجھے جتایا نہیں کہ میں اس سے کمتر ہوں. نہ اس کی طرح پڑھائی میں اچھی ہوں اور نہ ہی کئی طرح کے ہنر میں مہارت رکھتی ہوں. اس نے لمحے کو رک کر گیلی سانس اندر کھینچی. لیکن جانے اس معاملے میں اتنی عقلمند کیسے ہوں میں کہ مجھے لوگوں کے رویے سمجھ میں آتے ہیں. میں ان کی بنا کہی ان کے لہجوں کو پڑھ لیتی ہوں. تم ایک اچھی لڑکی ہو بریزے. فاطم نے سنجیدہ لہجے میں اسے مزید کچھ بھی کہنے سے ٹوکا. اسے لگ رہا تھا اگر وہ اسے اسی طرح بولتی رہی تو اشتعال میں آ کر اس حویلی کے آگ لگا بیٹھے گا. لیکن میں ریشام نہیں ہوں. تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں ایک لو سیلف اسٹیم اور کمپلیکس زدہ لڑکی ہوں. وہ رک کر زخمی سا مسکرائی. ٹھیک ہی لگ رہا ہے تمہیں، میں ایسی ہی ہوں، اور یہی چیز میری بدمزاجی کی وجہ ہے. ایک دم سیدھے ہوتے اس نے خود پر قابو پایا. گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ہاتھ کے پشت سے بھیگے آنکھوں کو صاف کیا.
तुम उससे बढ़कर हो बरीज़े, मैं इससे बढ़कर कैसे हो सकती हूँ। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है, उसे सिर्फ खुद से मोहब्बत है, उसे अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद है, उसे अच्छा लगता है जब लोग उसके लिए सताइशी अल्फाज कहते हैं। तो इसमें गलत क्या है फातिम, हर इंसान ऐसा ही होता है। अगर वो परफेक्टली कोई काम करता है तो बदले में तारीफ़ी कलमात की तवक्का रखना तो इंसान की फितरत है। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोल रही थी कि फातिम को बहुत मुश्किल ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जी तो चाह रहा था कि उसे गले से लगाकर उसके सारे आंसू अपने दिल में उतार लेता, लेकिन दरमियान में मौजूद 2 हाथ का फासला उसे सदियों की मुसाफिर जितना लग रहा था। वो मजबूर था, जिस हद ने उसे अपने आप में रहने का पाबंद कर रखा था वो इस हद से तजावुज़ नहीं कर सकता था। यखलत ही बरीज़े के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा, खुद पर छाई यासियत से गम लिबादा हटा तो उसे समझ आया कि वो क्या बातें किस शख्स से कह गई। फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ी हुई तो फिर से वो घबराहट में मुब्तला होने लगी। नहीं, तुम हकीकत नहीं हो। अबीर भाई ने कहा था कि तुम मेरी दिमागी बीमारी की वजह से दिखाई दे रहे हो। वो उससे ज्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। वो खामोश निगाहों से उसे देखता हुआ अपनी जगह से उठकर उसके नजदीक आ गया था। रोई रोई सी ब्राउन आंखें गुलाबी पड़ी हुई थी रोने के बायस, जिन पर सूजन आई हुई थी। फातिम को उसकी आंखें दुनिया की हर शय से बढ़कर अजीज थी, जिनमें मौजूद नबी देखकर उसके अंदर शोले दहकने लगे। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें किसी की बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं हकीकत हूँ, एक मुजस्सम हकीकत। जल्द या बददेर तुम्हें भी मालूम हो जाएगा, इन सबको भी जो तुम्हारे रोने की वजह बनते हैं। चेहरे के बरअक्स उसकी आवाज़ बहुत नरमी का तासुर लिए हुए थी, लेकिन वो उसे अपने सामने देखकर हिचकिचाहट का शिकार थी। उसकी अबीर की बात पर यकीन करके सामने नजर आते शख्स को सिर्फ एक नज़र धोखा ही समझे या फिर फातिम की बात मानकर उस पर यकीन कर ले। वो इस शशपंच में खड़ी थी जब उसने आस्था से हाथ बरीज़े के सर पर रख दिया। दूसरे ही लब में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। पीछे बेड होने की वजह से वो होशो खरश से बेखाना वहीं गिरी थी। फातिम ने जानबूझकर उसे नींद की वादी में धकेला था, वरना तो अगर वो जागती रहती तो उसी तरह अपने घर वालों की रवैये को सोचकर कुर्ती रहती, गमज़दा रहती। उसका नींद में पुरसुकून चेहरा देखकर अब उसके दिल में भी कुछ सुकून उतरा था, वरना गुज़िश्ता जो लम्हे उस पर गुजरे थे उन्होंने जैसे उसे आग के लपटों में ले रखा था। उसकी छोटी सी अनेक्सी में जरूरत के सामान के अलावा कोई दूसरी शय मौजूद नहीं थी। छोटे से लाउंज में बड़े 3 सेंटर सोफे पर वो बाजू का तकिया बनाकर गर्दन के नीचे रखे लेटा था। करीब ही पड़ी मेज पर उसकी किताबें बिखरी हुई थी। काफी देर तक पढ़ाई करने के बाद शायद थकन की वजह से कुछ देर आराम करने को लेट गया था। आंखें मूंदी वो शायद नींद की वादियों में उतरा हुआ था। उसका सेल फोन उसके सीने पर धरा था जो इन लॉक था। रोशन स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। डीप पिंक कलर की दीदा जेब लिबास वाली वो लड़की अपने सोगवार हुस्न के साथ सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। वो उसका साइड पोस्ट था। किसी की बात पर धीमा सा मुस्कुराई हुई, सर पर आंचल और हाथों में फूलों की कंगन पहने वो खूबसूरत लड़की की एक मिसाल ही तो थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन काजल से लबरेज आंखों में सोगवारी सी थी। उसकी लाइलमी में खींची गई ये तस्वीर अबीर गाजी के वलीमे की थी, और ये वही लिबास था जिसको खरीदने में यूसुफ ने अपनी आधी से ज्यादा सैलरी सर्फ की थी। पूरी भी चली जाती तो उसे कोई फर्क ना पड़ता, पूरे साल की भी लग जाती तो उसे जरा अफसोस ना होता। ठंडी यकबस्ता हवाएं खुली खिड़कियों पर लगे पर्दों के साथ अटकलियां करती उन्हें लहराने पर मजबूर कर रही थी। लाउंज काफी ठंडा होने लगा था। सर्दी के बायस उसकी आंख भी खुल गई थी। भारी होती पलकों को बमुश्किल खोलते हुए वो उठ बैठा, जिसके बायस सीने पर धरा फोन नीचे जा गिरा था। उसने चौंक कर झुकते हुए फोन उठाया। सामने अभी भी वही तस्वीर जगमगा रही थी। चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद फोन ऑफ करके साइड पर रुकते हुए वो फिर टेबल पर पड़ी किताबों की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो जब नीचे पहुंचा तो दाइम और महद के साथ माशा भी खौफजदा सी उनकी राह तक रही थी। फरमान भाई को भी वो नजर नहीं आती है? माशा ने सरसराते लहजे में दाइम से सरगोशी में पूछा। उनके सामने नहीं आती, पर्दा करती है। वो नफी में सर हिलाकर बोला, क्या हुआ है? फरमान ने नासमझी से उन सबको देखा। ये दोनों जाने क्या उल्टा सीधा केक कर उसे डराते रहते हैं। माशा के छोड़ते हुए केक को अब ईशा मुकम्मल करते हुए नाराजगी से गोया हुई,
तुम दोनों की समझ में नहीं आई थी मेरी बात? पुश्त पर हाथ बांधे फरमान ने नागवारी से महद और दाइम को देखा। ये परेशान रहती है दारियान भाई के हवाले से, हम बस इसकी परेशानी कम करने के लिए कहते हैं। महद ने गड़बड़ाकर जो मुंह में आया कह दिया। स्टडी रूम में आओ माशा, मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। संजीदगी से कहते हुए वो वहाँ से चले गए तो इन दोनों ने बेसाख्ता गहरा सांस भरा। शुक्र आज फिर बचत हो गई। मैं फरमान भाई से पूछूंगी, अगर उन्होंने तुम्हारी बात की तस्दीक ना की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दाइम के बाजू पर थप्पड़ रसीद करते हुए उसने उन दोनों को घूरते हुए धमकी दी। आओ माशा। वो दस्तक देकर अंदर आई तो फरमान ने उसे काउच पर बैठने का इशारा किया। वो उसी की मुंतजिर थी। वो धड़कते दिल के साथ बैठ गई, जाने फरमान ने उसे क्या कहने के लिए बुलाया था। दारियान के लिए तुम्हारी पसंदगी से ना वाकिफ नहीं हूँ मैं। फरमान की सादगी से कहने पर भी उस पर घड़ों पानी पड़ा था। नजरें झुकाए वो लब काटने लगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि दारियान की जात के हवाले से काफी मुतज्जिस भी हो तुम, और ऐसा होना कोई गलत बात नहीं। मैं जो कहने लगा हूँ वो गौर से सुनना माशा, ध्यान से। राइटिंग टेबल की चेयर उठाकर उसके सामने बैठते हुए वो जो कुछ कहने लगे थे उनका दिल बाजी नहीं था उस पर। तुम कई बार ईशा से पूछती हो कि मैं अपने खानदान वालों से और रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलता, हम खुशी गमी में एक दूसरे के साथ शरीक क्यों नहीं होते। मैं बताता हूँ तुम्हें उसकी वजह। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कुछ लम्हों का तौक़ुफ़ किया, फिर गहरी सांस भरकर बोले, इसकी वजह दारियान है। माशा ने तहीर से आंखें फैलाकर उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर नामालूम सी अजियत रकम थी। मैं उसे अपना भाई कहता ही नहीं, समझता भी हूँ, लेकिन मेरे खानदान वालों को वो कबूल नहीं। वो कहते हैं अगर मुझे दारियान से ताल्लुक़ रखना है तो फिर बाकी सब से वास्ता ख़त्म करना पड़ेगा। वो लोग दारियान से नफ़रत करते हैं, उसे देखना तक गवारा नहीं करते। फरमान को इस बारे में बात करना अजियतनाक लगता था। दारियान के माजी पर बात करना उन्हें तकलीफ से दो चार कर जाया करता था। क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह किया है उन्होंने? फरमान ने उसकी आंखों में देखा, जहां हैरत थी, तजस्सुस था। उसने अल्लाह को कबूल किया है। दारियान को सिर्फ देखकर ही पता चल जाता है कि वो हमारा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरे दिल से पूछो, वो मुझे अपने खून के हर रिश्ते से बढ़कर अजीज है। मैंने अपने खानदान वालों से कह दिया था अगर किसी को मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो ना रखे, लेकिन मैं दारियान से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। वो पहले मुसलमान नहीं थे। माशा शाक के आलम में उन्हें कहते हुए सुन रही थी। इंसान का माजी मैटर नहीं करता, ना ही उसके माजी की बुनियाद पर उसके हाल को जज करना चाहिए। अल्लाह ने उसे हिदायत से नवाज कर मेरी दिली ख्वाहिश को पूरा किया है। गोद में दोनों हाथ धरे कुछ देर उसने उस हकीकत को तस्लीम करने में लगाई थी। वो परेशान क्यों थे? कुछ देर पहले जो दारियान की हालत थी वो उसके बारे में महू सवाल थी। एक वक्त था जब वो उरूज की बुलंदियों को छूने वाला था। क्या कुछ नहीं था उसके पास? दौलत, इज्जत, शोहरत, मोहब्बत, सब कुछ। लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। अपना घर, अपनी माँ बाप, बहन भाई, अपना शहर, मुल्क, अपनी कामयाबी, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। उस वक्त में मैं उसके साथ था। प्लेट में रखकर पेश किए जाने वाले सुनहरे मुस्तकबिल को उसने मेरे सामने अल्लाह के खातिर ठुकरा दिया। सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। उस टूटे बिखरे दारियान को उसके हाल में छोड़ देना मैंने गवारा नहीं किया। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मेरे पेरेंट्स को वो अपने बेटे की तरह अजीज था। वफात से पहले वो उससे भी इतनी ही मोहब्बत किया करते थे जितनी मुझसे और दाइम और महज से किया करते थे। मेरी कज़न से मेरी मंगनी थी। उस वक्त कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। मेरे ताया ने रिश्ता कायम रखने की शर्त रख दी, अगर दारियान को वापस उसके मुल्क भेज दूं तो वो अपनी बेटी की शादी करेंगे मुझसे, वरना नहीं। अम्मी बाबा ने मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। दारियान को उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर ईशा से मेरी शादी हो गई। उसके घर वाले भी ज़्यादा यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। आपके ख़ानदान वाले ऐसा क्यों सोचते हैं फरमान भाई? उसने भीगे लहजे में पूछा। आंसू उसकी आंखों से टप टप बह रहे थे। उन्हें लगता है कि नीली आंखों वाले बावफा नहीं होते, और ये कि मैं इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हूँ जो दारियान के धोखे का शिकार हो रहा हूँ, और एक दिन वो मुझे बर्बाद करके वापस अपने मुल्क और मज़हब में लौट जाएगा। बहुत ही छोटी सोच के मालिक हैं आपके रिश्तेदार। शुक्र है वो यहाँ नहीं आते। सुर्ख नाक और भीगी आंखों से वो खफगी से बोली। दारियान ने यहाँ आकर फिर किसी
जिन ज़ात से कुरान पाक पढ़ा था, अचानक से याद आने पर उसने बेसाख्ता पूछा। वो इंग्लिश में कई बार उसकी तफसीर पढ़ चुका था, यहाँ आकर उसने बाकायदा सीखना शुरू किया था। आपने मुझे बताया नहीं, वो परेशानी में तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे थे? क्या सच में कोई जिन ज़ाती उनसे मिलने आती है? जिन ज़ाती? फरमान ने हैरानगी से उसे देखा, फिर सर झटक दिया। महद और दाइम की तबीयत साफ करने का उन्होंने कसद कर लिया था। उन दोनों को भी सिर्फ इतना ही मालूम है जितना मैंने तुम्हें बताया है, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। दारियान के लिए यकीनन तुम्हारे ख्यालात बदल गए होंगे। अब अगर अपने कदमों को वापस मोड़ना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे भाई के हवाले से कभी कोई गलत बात मत करना माशा, ना कभी उसके माजी के बारे में मजीद जानने की कोशिश करना। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बहुत नरमी से उसे बावर करवा रहे थे, जो उस झटके से संभलने की कोशिश ही कर रही थी। मिस मेहरमा, वो अपने रूम की जानिब बढ़ रही थी जब अकब से उभरी आवाज पर रुकी। जी कहिए मैनेजर साहब, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। क्या आपने नोट किया है कि आपका बिहेवियर कैसा है बॉस के साथ? नहीं तो क्यों, कैसा है मेरा बिहेवियर? मेहरमा ने मसनूई हैरानगी से पूछा। आप बेहतर जानती हैं कि कैसा है, और उसे बेहतर करें अगर आप जॉब से फारिग नहीं होना चाहती तो। जब आपके बास को मेरे रवैये से मसला नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। वो तंग कर बोली, मालूम है मुझे, बास आपको कुछ नहीं कहेंगे, बेशक आप जो मर्जी करती फिरें, लेकिन इट्स माई रिक्वेस्ट, ऑफिस के किसी एम्प्लॉय के सामने कम से कम आप प्रोफेशनल नजर आएं, और मेरी मौजूदगी में भी। एक एक लफ्ज पर जोर देता वो उसे बावर करवा रहा था। आपके बास को खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूं फिर? उसने जच होकर पूछा। मिस मेहरमा, मेरी रिक्वेस्ट समझ लें। उसके बाद मेहरमा ने कुछ नहीं कहा, गहरी सांस भरकर उफ कहती अपने रूम की जानिब बढ़ गई। ऑफिस विजिट से आकर वो अभी रूम में आकर बैठा था, साथ ही जैद को भी बुलवा लिया था। मिस मेहरमा के मुतालिक आपने जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, मैंने मालूम कर आया हूँ। उसने आते ही एक फाइल उसके सामने रखते हुए बात का आगाज किया। बताओ, अपने दूसरे काम छोड़े वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मिस मेहरमा रेंट के घर में रिहाइश पजीर हैं अपने पेरेंट्स के साथ। रेंट के घर पर? सालार की पेशानी पर ना समझी वो उलझन के पल बड़े। उनके फादर जिनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, उसने सुल्तान जहीर की तमाम प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली, यहाँ तक कि उनका आबाई घर भी, जिसकी मालियत करोड़ों में थी। ये खबर उसके लिए हैरान कुन थी, साथ में अफसोसनाक भी। अब वो क्या कर रहे हैं? हार्ट पेशेंट हैं और काफ़ी अलील भी हैं, जिसके बायस कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। मिस मेहरमा के अलावा उनकी कोई औलाद भी नहीं। जो एडवांस मिस मेहरमा ने लिया था वो सुल्तान साहब के इलाज की वजह से लिया था। एक एक करके वो सारी तफसीलात उसके गोश गुजार करता जा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। हाथ उठाकर उसे रोक गया। ओके सर। वो सर हिलाते हुए बाहर चला गया, जबकि वो रॉकिंग चेयर पर बैठते पीछे को टेक लगाए गहरी सोचों में गुलतान था। वो माजी की जिस मेहरमा को जानता था, उसे तो अपने बाप की दौलत वो इमारात पर काफ़ी ज़हम था। गुरूर और तकब्बुर तो उसकी शख्सियत का हिस्सा माना जाता था। खास ब्रांड्स के अलावा किसी लोकल ब्रांड्स की अशिया को तो वो देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसके हाथों की अंगूठियां तक इमिटेशंस नहीं हुआ करती थी। असली हीरो और सोने से बने जेवरात उसे दीवानगी की हद तक पसंद थे, लेकिन उस वक्त की मेहरमा और आज की मेहरमा में उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया था।